नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल JIG कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विद सुनील सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 4। इसमें आप जीके और जीएस से संबंधित अपनी समसामयिक जानकारी को परखेंगे और ये आने वाली भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? विकल्प हैं आपके सामने अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 17। साथियों, यदि आप मुझसे व्यक्तिगत कोई सलाह मशवरा या राय लेना चाहते हैं, मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो आप मेरा पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करिए, अपने क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर टिक करिए और आप मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में आउट ऑफ 31 आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो मुझे आप भेजिएगा, तो मैं उसके बारे में आपको सलाह भी दूंगा व्यक्तिगत रूप से। साथियों, इसका आंसर करिएगा। निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है साथियों अनुच्छेद 21। अब ये निजता का अधिकार अधिनियम है क्या? तो ये निजता का जो अधिकार है, ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 21 का रूप अब काफ़ी व्यापक हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी समय समय पर व्याख्या करता रहता है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को एक अनिवार्य अंग के रूप में सुरक्षित किया गया है और इस अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार में निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं। कौन कौन से अधिकार हैं निजता के अधिकार में? आपका है भौतिक स्वायत्तता का अधिकार, सूचनात्मक गोपनीयता का अधिकार, पसंद की गोपनीयता का अधिकार, इसके साथ ही साथियों शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है वो भी इसी अनुच्छेद 21 में आता है। और अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण संबंधित अधिकार भी जो दिया है वो भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है, तो इसका रूप धीरे धीरे व्यापक होता जा रहा है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? फाइनेंस कमीशन का आपने नाम सुना होगा। अब संविधान के तहत है तो एक चीज़ तो क्लियर होगी, ये एक संवैधानिक निकाय है वित्त आयोग। अब जब ये संवैधानिक निकाय है तो इसका प्रावधान किसी न किसी अनुच्छेद में भी किया गया होगा। आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। विकल्प में आपके सामने अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद आपका 78 और अनुच्छेद आपका 280। अब आपको बताना ये है कि किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है संविधान में। तो साथ ही इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 280। तो हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि वित्त आयोग है क्या। साथ ही वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और ये जो है इसका कार्य क्या है? तो ये संघ और राज्यों के मध्य आय होती है भारत सरकार की, उसके बंटवारे के संबंध में अपनी राय प्रस्तुत करता है। और इससे क्या होता है, टोटल रेवेन्यू कलेक्शन होता है ना, उसका बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में किया जाता है और प्रति 5 वर्ष पर इसका गठन किया जाता है। वर्तमान में अरविंद पनगड़िया जी इसके अध्यक्ष हैं। अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, अरविंद पनगड़िया जी, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने किस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? अब जनजातीय गौरव दिवस क्या है पहले आप आंसर करिएगा। इसके विकल्प हैं आपके सामने। विकल्प ए 17 नवंबर, विकल्प बी 5 जनवरी, विकल्प सी 23 अगस्त और विकल्प डी 15 नवंबर। तो अपना आंसर टिक करिए और मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ, मैच करिएगा। तो इसका राइट आंसर है साथियों 15 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो ये जो जनजातीय नेता थे जिनको भगवान भी माना जाता है, जनजाति समुदाय के लोग इनको भगवान के रूप में मानते हैं, बिरसा मुंडा जी। बिरसा मुंडा नाम तो आपने सुना ही होगा। कुछ समय पहले
प्रधानमंत्री जी ने इनकी मूर्ति का अनावरण भी किया था। तो ये बिरसा मुंडा जी थे, तो 15 नवंबर को इनकी जयंती है, जयंती होती है और इसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और इस 15 नवंबर के दिन को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। इस 15 नवंबर के दिन सभी आदिवासी जो महापुरुष रहे हैं उनकी स्मृति दिवस के रूप में इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये समसामयिक भी है, इतिहास से भी टच है और ये प्रथम बार इसकी घोषणा हुई है। तो ये प्रथम वाला या अंतिम वाला जो घटनाएं होती हैं, चाहे वो प्रथम हो या अंतिम हो, कोई बैठक हो या सेमिनार हो, कुछ भी, तो वो हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं किस सिख गुरु के जयंती को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो एक प्रश्न तो ये हो गया कि प्रकाश उत्सव किस धर्म से संबंधित है, तो आप बताएंगे ये प्रकाश उत्सव आपके सिख धर्म से संबंधित है। अब प्रकाश उत्सव मनाया जाता है तो क्यों मनाया जाता है, किसकी जयंती, ये भी पता चल गया कि जयंती के रूप में मनाया जाता है। किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है, विकल्प में आपके सामने ए गुरु नानक देव, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु गोविंद सिंह और डी गुरु हरदास जी। तो आपको इसमें से सही आंसर टिक करना है, तो इसका राइट आंसर है साथियों गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी। अब इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो गुरु नानक जी थे वो सिख धर्म के संस्थापक और जो सिख धर्म के कुल 10 गुरु हुए हैं उसमें पहले गुरु भी गुरु नानक देव जी ही थे और इनकी जयंती को ही प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में कुछ और बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1469 ईस्वी में वर्तमान जो पाकिस्तान है उसमें लाहौर नामक स्थान है उसके पास में ननकाना साहिब में हुआ था। हम लोगों ने जब ये प्रारंभ में जब पढ़ते थे 6, 7, 8 किताब में, तो ये गुरु नानक देव जी का पाठ था तो उसमें पढ़ते थे ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था। और ननकाना साहिब को पहले राय भोईदी तलवंडी के नाम से जाना जाता था, लेकिन गुरु नानक जी की याद में इनको ननकाना साहिब के नाम से जाना जाने लगा है। और साथियों ये जो गुरु नानक देव जी थे ये बाबर के समकालीन थे, मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, कम्बाला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। कुछ अब देखिए महोत्सव की बात आई तो भारत एक ऐसा देश है प्रतिदिन कहीं न कहीं कोई न कोई उत्सव या त्यौहार मनाया ही जाता है। लेकिन जो कुछ क्षेत्रीय त्यौहार हैं किसी राज्य से संबंधित हैं, किसी विशेष आपकी प्रथा से संबंधित हैं, तो वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जो भारत की विविधता है वो उन्हीं से संबंधित ही प्रश्न है, चाहे इसको आप भारत की संस्कृति कल्चर से जोड़ लें, चाहे आप धर्म से जोड़ लें, या ये आपका कुछ भूगोल से भी रिलेटेड हो सकता है। तो इसके विकल्प में आपके सामने विकल्प ए है उड़ीसा, विकल्प बी कर्नाटक, विकल्प सी आंध्र प्रदेश एंड विकल्प डी तमिलनाडु। आपको बताना है कि कम्बाला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। अपना राइट आंसर टिक करिए और इसका साथियों राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है आपका कर्नाटक। क्या है साथ राइट आंसर, कर्नाटक। अब कम्बाला महोत्सव क्यों मनाया जाता है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इस महोत्सव में जो कम्बाला महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है इसमें भैंसा दौड़ होती है। क्या होती है, भैंसा दौड़ प्रतियोगिता होती है और एक कन्नड़ और उडुपी ज़िले हैं जो वहाँ पर मनाया जाता है। साथ ही साथ ये केरल से लगता हुआ क्षेत्र है, कासरगोड क्षेत्र में मनाया जाता है। और ये अभी चर्चा में क्यों है, इसलिए चर्चा में है कि कम्बाला को पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन कर्नाटक सरकार ने इसकी लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए दौड़ को जारी रखने की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन कर दिया है। इसकी सरकार ने, कर्नाटक की सरकार ने कम्बाला को, ये क्या थी, ये भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है, भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है,
तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट इस पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन कर्नाटक सरकार ने इसके लिए संविधान में संशोधन कर दिया और पुनः इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, अगला प्रश्न है आपका, बाली यात्रा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? बाली यात्रा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? विकल्प आपके सामने, ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश एंड डी हिमाचल प्रदेश। तो बाली यात्रा उत्सव क्या है साथियों, इसके बारे में बात करते हैं आपको। आप पहले इसका राइट आंसर टिक करिए। तो इसका राइट आंसर है साथियों उड़ीसा। क्या राइट आंसर है? उड़ीसा। उड़ीसा जो राज्य है यहीं से संबंधित है बाली यात्रा उत्सव, या इसको बाली यात्रा भी कहते हैं। बाली यात्रा या बाली यात्रा भी इसी को कहा जाता है, यात्रा। स्थानीय भाषा में यात्रा को यात्रा भी कहते हैं। ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है इसके बारे में? उड़ीसा में, और ये कटक में ऐतिहासिक बाली यात्रा का आरंभ किया जाता है। और कटक में ये महानदी के तट पर घाट पर आयोजित किया जाता है और ये 8 दिन चलने वाला उत्सव है। 8 दिन या 8 दिवसीय कहें, ये 8 दिवसीय उत्सव है जो कटक में महानदी के पास चलता है। और यह एशिया के सबसे बड़े खुले व्यापार मेले में से एक माना जाता है। बाली यात्रा का शाब्दिक अर्थ है बाली की यात्रा, और ये तत्कालीन कलिंग जो साम्राज्य था उसकी जो आप देखेंगे उसकी नौसेना बहुत मजबूत थी, तो उसकी समुद्री गौरवमयी इतिहास का प्रतीक माना जाता है। और यह त्यौहार कार्तिक पूर्णिमा को शुरू होता है और 8 दिन तक लगातार चलता है। इसमें केले के तने, कागज़ या थर्माकोल से बनी सजावटी छोटी छोटी नाव भी लोग चलाते हैं संकेत के रूप में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वांगला महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? प्रश्न आपके सामने विकल्प हैं, ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी मिजोरम एंड डी आपका मणिपुर। वांगला महोत्सव, बंगला नहीं वांगला महोत्सव है, तो आपको ध्यान देना है किस राज्य से संबंधित है। इसके बारे में बात करते हैं हम। उसका राइट आंसर है साथियों मेघालय। अभी वांगला महोत्सव है क्या? तो वांगला महोत्सव में गारो जो समुदाय है, कौन सा समुदाय? गारो समुदाय है। ये गारो समुदाय उत्सव को मनाता है। और जो है यह एक फसल उत्सव है। क्या है? फसल उत्सव है। मुख्य देवता इसके हैं सलजोंग। सलजोंग जो देवता हैं इनकी इसमें पूजा की जाती है, और इनको उर्वरता का देवता भी माना जाता है। इनकी पूजा इसलिए की जाती है कि हे देव हमारे फसलों खेत में अच्छी फसलें पैदा हों। चलते अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है साथियों, ये इतिहास से संबंधित है कि बलवन का मकबरा कहाँ है? बलवन का मकबरा कहाँ है? इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। विकल्प आपके सामने, ए आगरा, बी दिल्ली, सी औरंगाबाद एंड डी कंधार। सही उत्तर दीजिएगा। साथियों इसका राइट आंसर है आपका दिल्ली। अभी दिल्ली में कहाँ पर है? तो ये महरौली नामक स्थान है दिल्ली में, यहाँ लौह स्तंभ भी है। महरौली नामक स्थान पर ये पुरातात्विक पार्क है, उसी के अंदर है बलवन का मकबरा। अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये इसके मकबरे का रख रखाव किया गया है, या ये कहें नवीनीकरण किया गया है, इसलिए ये चर्चा में हो जाता है। और ये बलवन कौन थे? तो आप जानते होंगे, ये गुलाम वंश का सुल्तान था। गुलाम वंश का सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत काल की बात करें तो गुलाम वंश का सुल्तान था। इसका मकबरा कहाँ है?
दिल्ली के मेहरौली में जो पुरातत्व पार्क है उसके अंतर्गत है, और उसका फिलहाल क्या किया गया है, पुनः उसका रखरखाव किया गया है या नवीनीकरण किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। विकल्प आपके सामने साथियों, ए मुंबई, बी सूरत, सी गांधीनगर, एंड डी आपका नई दिल्ली। ये आपको बताना है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो इसका राइट आंसर है साथियों, आप लोग पहले आंसर टिक करिए और मैच करिए मेरे साथ। इसका राइट आंसर है आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में कहाँ हुआ ये, प्रगति मैदान, प्रगति मैदान में ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। और ये कौन सा संस्करण था इसका, दूसरा संस्करण था, सेकंड संस्करण था इसका। इसका आयोजन कौन करता है, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय करता है। इसका उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। और समापन सत्र किसने किया, तो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका समापन किया साथियों। और इसका उद्देश्य क्या था वर्ल्ड फूड इंडिया का, भारत को विश्व की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना, ये दिखाना कि हम एक आपको फूड पावर के रूप में विकसित हो रहे हैं, इसी को शो करना इसका उद्देश्य था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रथम वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। विकल्प आपके सामने, ए अगरतला, बी अहमदाबाद, सी कुरुक्षेत्र, एंड डी वाराणसी। इसका साथी राइट आंसर टिक करना है आपको। विकल्प ए अगरतला, बी अहमदाबाद, सी कुरुक्षेत्र और डी वाराणसी। मेरे साथ मैच करिए साथियों। तो इसका राइट आंसर है आपका अहमदाबाद। प्रथम वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन कहाँ पर हुआ आपका, तो ये हुआ आपका अहमदाबाद में। अब चूँकि प्रथम है इसलिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये फिशरीज से संबंधित है साथियों। और इस सम्मेलन की मेजबानी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा की गई थी। और गुजरात में स्थानिक साइंस सिटी नामक स्थान पर इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर, अहमदाबाद में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है कि किस दिवस को विश्व मत्स्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मत्स्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड फिशरीज डे के रूप में मनाया जाता है। तो विकल्प आपके सामने, ए 26 दिसंबर, बी 21 नवंबर, सी 15 अक्टूबर, एंड डी 17 सितंबर। आंसर टिक करिए साथियों। इसका राइट आंसर है आपका 21 नवंबर, 21 नवंबर। ये इसका राइट आंसर है। ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, भारत के अहमदाबाद में हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपका, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो आपने विश्व WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आपने बात सुनी होगी, पढ़ा होगा, लेकिन विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी। पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हम लोग बहुत पहले से चिंतित हैं। विकल्प है आपके सामने, ए 1945, बी 1935, सी 1950, एंड डी 1924। आप राइट आंसर टिक करिए और फिर मेरे आंसर से मैच करिए आप। तो इसका साथ ही राइट आंसर है आपका 1924। अब ये है क्या साथियों, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो इसको शॉर्ट में कहते हैं WOAH, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स हेल्थ।
इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपका पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में। ये कहाँ है? पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है। तो फ्रांस पेरिस में इसका है मुख्यालय। ये भी साथ में याद रखना है। और यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1924 में की गई। और इसकी उद्देश्य क्या थे? तो इसका उद्देश्य ये थे, 6 मुख्य मिशन थे जिनको पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई। वैश्विक पशु रोगों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करना, विश्व पशु चिकित्सा वैज्ञानिकों द्वारा जानकारी एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करना और वो सबके साथ एक दूसरे देशों के साथ शेयर करना। जैसे मान लीजिए कोई रोग आ गया, तो रोग ने अगर वैश्विक रूप ले लिया पशुओं पर, तो क्या करना? जानकारी एकत्र करना, उसका अनुसंधान करना और एक दूसरे के साथ उस जानकारी को शेयर करना। ऐसे ही 6 उद्देश्य थे जो पशुओं की सुरक्षा से संबंधित थे, उनके स्वास्थ्य से संबंधित विशेष रूप से रहे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किस देश के राजा हैं जिन्होंने हाल ही में भारत की यात्रा की? इस बारे में हमें बात करनी है। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किस देश के राजा हैं जिन्होंने हाल ही में भारत की यात्रा की? तो पहले बात तो आपको ये जानना जरूरी है किस किस देश में राज्य तंत्र है। अगर ये आप जान लेंगे तो इसका आंसर कर देंगे। फिर नाम से देखिएगा, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ये कहाँ किस देश के राजा हैं? विकल्प आपके सामने, ए वियतनाम, बी जापान, सी मॉरिशस एंड डी भूटान। साथ ही इसका राइट आंसर है ये कहीं और नहीं, हमारे पड़ोसी देश, बहुत ही छोटा शांतिप्रिय देश भूटान के राजा जी हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जी। इन्होंने हाल ही में भारत की यात्रा की। और साथियों, जैसा कि हमारे पड़ोसी देश की बात करें, पाकिस्तान और मालदीव के साथ हमारे संबंध खराब चल रहे हैं। वर्तमान में चिंता की बात ये भी है कि बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा है उसके विरोधी दलों द्वारा। लेकिन भूटान एक ऐसा देश है जो हमारा छोटा बहुत ही पड़ोसी देश है, इसकी सुरक्षा का जिम्मा भी हम पर ही है और इसने विश्व खुशहाली सूचकांक में भी ये इसका काफ़ी अच्छा स्थान है, बहुत शांतिप्रिय देश है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? साथियों, एक संगठन था सार्क। अब सार्क में क्या था? तो सार्क में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, ये देश सारे शामिल थे। लेकिन चूँकि बांग्लादेश आपका पाकिस्तान जो वो भारत में आतंकवाद को प्रेरित करता रहता था, तो भारत ने उसकी बैठकें करना बंद कर दिया और लगभग जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं 2015 के बाद से इसकी कोई बैठक नहीं हुई है। किसकी? सार्क की। तो उसी के विकल्प के रूप में बिम्स्टेक नामक संगठन जो था उसकी नियमित बैठकें हो रही हैं और भारत उसमें सक्रिय भूमिका निभाता है। तो इसमें कितने देश सदस्य हैं? इसके 7 देश इसके सदस्य हैं, 7 कंट्रीज। इसका आंसर आपको टिक करना है पहले, कौन सा देश सदस्य नहीं है? भारत, भूटान, मालदीव एंड थाईलैंड। तो इसका शायद तो राइट आंसर है आपका मालदीव। कौन कौन 7 सदस्य देश हैं? भारत है आपका, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार और थाईलैंड है। ऐसे 7 देश इसके सदस्य हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और इसमें अगर और भी बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? वो ढाका में है। इसका मुख्यालय ढाका। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका। ये आपके बांग्लादेश की राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? पहले आपने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नाम सुना होगा। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद चर्चा में है, क्योंकि जब कहीं पर युद्ध छिड़ जाते हैं तो विश्व में शांति की जिम्मेदारी किसके पास है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास है। अब इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 इसके स्थायी सदस्य हैं और 10 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं। आगे हम बात करते हैं इसका मुख्यालय की। इसका मुख्यालय कहाँ से आती है पहले आपको ये बताना है। विकल्प आपके सामने, ए वाशिंगटन, बी वियना, सी हेग एंड डी न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर है साथियों न्यूयॉर्क। अभी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? 5 स्थायी सदस्य इसके हैं, USA, रसिया, चाइना,
यूके एंड फ्रांस, और इन्हीं के पास क्या है, वीटो पावर है। बाकी 10 सदस्य जो है अस्थायी रूप से चुने जाते हैं 2-2 वर्ष के लिए। आगे हम बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। अगले प्रश्न की हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विकल्प हैं आपके सामने, ए 2005, बी 2017, सी 2015 एंड डी 2020। राइट आंसर टिक करिए, फिर इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। विकल्प ए 2005, विकल्प बी 2017, सी 2015 एंड डी 2020। साथ ही इसका राइट आंसर है 2015। अब ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है क्या, कैसे बना ये? साथ ही 2015 में एक COP21 सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ पर हुआ था? पेरिस में। कॉर्पोरेशन ऑफ पार्टीज 21 जो जलवायु परिवर्तन पर विचार करती हैं, उसका सम्मेलन हुआ। तो वहाँ पर भारत और फ्रांस ने मिलकर इस संगठन का प्रस्ताव रखा। और इसमें क्या था, इस संगठन में जो ट्रॉपिकल रीजन है, आप इसको कह सकते हैं मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के देश, और कर्क रेखा के बीच के देश। ऐसा क्यों? क्योंकि इस मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के देशों में सूर्य का प्रकाश अधिकतम पड़ता है। तो ऐसे ही देशों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की, और आज तो लगभग 180 के अधिक आसपास इसके सदस्य देश हो गए हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई? 2015 में। किसने की? भारत और फ्रांस ने की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? इसी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न किया हमने, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका साथियों विकल्प ए है आपका गुरुग्राम, बी पेरिस, सी जिनेवा एंड डी लंदन। आपका सही आंसर इसको आपको देना है। इसका राइट आंसर है गुरुग्राम। कहाँ पर? गुरुग्राम। यहाँ पर जो है इसका मुख्यालय है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा ये, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर पर पाई जाती है? ओजोन परत आप जानते ही पृथ्वी के वायुमंडल में बीच में एक जो है एक ओजोन का सघन स्तर है। वो क्या करता है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को, किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है। तो ये एक तरह से पृथ्वी के सुरक्षा चक्र के रूप में काम भी करता है। और जहाँ पर ओजोन परत पतली हो जाती है, वहाँ से अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आने लगेंगी, और उन अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से मानवों में स्किन कैंसर की समस्या हो सकती है। क्या की समस्या हो जाएगी? स्किन कैंसर की। स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। तो ये आपकी पाई जाती है 90% इसका एरिया पाया जाता है समताप मंडल में। तो इसको समताप मंडल में ही मानते हैं साथियों। क्षोभमंडल के ऊपरी स्तर पर समताप मंडल में इसका 90% क्षेत्र पाया जाता है, और इसका राइट आंसर आपका समताप मंडल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता स्थल नहीं है। क्या नहीं है? जैव विविधता स्थल नहीं है। कौन सा जैव विविधता स्थल नहीं, इसके बारे में बात करनी है। तो अगर आपको ये पता होगा कि भारत में कौन सी जैव विविधता स्थल हैं, तो आप इस प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से दे लेंगे, नहीं तो कठिन होने वाला है। आंसर टिक करिए साथियों। विकल्प ए है आपका पश्चिमी घाट, विकल्प बी गंगा का मैदान, विकल्प सी पूर्वी हिमालय एंड विकल्प डी निकोबार द्वीप समूह। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका गंगा का मैदान। आप कहेंगे सर ये क्या है, जैव विविधता स्थल क्या है और ये क्यों नहीं है? तो इसके बारे में बात करते हैं। ऐसे क्षेत्र
जहाँ पर ये जो जैव प्रजातियाँ होती हैं उनकी वैराइटीज अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, तो वो जैव विविधता स्थल कहलाते हैं। ऐसे भारत में 4 स्थल हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री भी कहते हैं, वेस्ट को। दूसरा है आपका पूर्वी हिमालय, जिसको आप कहेंगे भूटान, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण मध्य पूर्व नेपाल का जो क्षेत्र है उसको पूर्वी हिमालय, वो भी जैव विविधता का स्थल है आपका। और निकोबार द्वीप समूह में जो सुंडालैंड का ये विभाग है, तो ये भी सुंडालैंड, ठीक है, तो इसका ये भाग है, तो ये भी जैव विविधता स्थल है आपका। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत जो ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में है, भारत और बर्मा के बीच का क्षेत्र जो है वो भी जैव विविधता में काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है। और उस क्षेत्र में भी लगभग 13,500 पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से आधे से अधिक दुर्लभ और स्थानिक हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की जैव विविधता, चाहे वो जीवों की हो चाहे पेड़ पौधों की हो, ऐसी पाई जाती है। पश्चिमी घाट में कहें तो लगभग 77% उभयचर एवं 62% सरीसृपों की स्थानिक प्रजातियां इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो आप कह सकते हैं 4 जो भारत में हैं वो क्या हैं? आपके जैव विविधता स्थल हैं। पश्चिमी घाट है आपका, पूर्वी हिमालय है आपका, भारत बर्मा क्षेत्र है, और आपका सुंडालैंड या निकोबार द्वीप समूह का भाग है। वहाँ पर भी आपको बहुत बड़ी मात्रा में मैंग्रोव, ग्रीसेस स्लेड और कोरल रीफ आदि पाई जाती हैं, तो वो जैव विविधता स्थल के रूप में जाने जाते हैं। गंगा का मैदान आपका जैव विविधता स्थल के रूप में नहीं जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया था के बारे में आपको बताना है। और विकल्प आपके सामने, विकल्प ए है आपका 1972, विकल्प बी 1973, विकल्प सी 1986 एंड विकल्प डी 1992। राइट आंसर साथियों टिक करिए, और मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर है आपका 1973। अब इसके बारे में कुछ और बात करते हैं, विस्तार से बताते हैं आपको प्रोजेक्ट टाइगर है क्या, क्यों प्रारंभ किया गया। तो बाघों के संरक्षण पर बल देने के लिए, देखिए साथियों, एक 1972 में आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये क्या था साथियों? इसके तहत ही आपके राष्ट्रीय पक्षी मोर को भी संविधान के तहत संरक्षण प्राप्त है। तो वन्य जीव संरक्षण जो एक्ट है आपका, तो इसमें क्या किया था, जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए थे। और ये एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लागू किया गया था। अब हम आगे बात करें तो ये प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये साथियों, देश में बाघों की आबादी को बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में, जो अब तो वर्तमान में उत्तराखंड में है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वहाँ पर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किया गया था। इसके तहत शुरुआत में रिजर्व जिम कॉर्बेट, मानस उद्यान, आपका रणथंभौर, शिमलीपाल, बांदीपुर, पलामू, सुंदरवन, नीलगढ़ आदि जो राष्ट्रीय उद्यान थे, आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जिसमें था, इनमें बाघों के संरक्षण के लिए इस प्रोजेक्ट को चलाया गया था। और यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजना है, जो कि केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। किसके लिए? बाघों के संरक्षण के लिए। इसलिए आपने देखा है बाघ अभ्यारण्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में क्लाइमेट सेंट्रल नामक एक विज्ञान अनुसंधान में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष बताया गया है? किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष बताया गया है, इस बारे में हमें बताना है आपको। साथियों, एक संस्था है क्लाइमेट सेंट्रल नामक, और ये गैर लाभकारी विज्ञान अनुसंधान के इसका अध्ययन किया गया, तो उसमें ये पाया गया कि जो वर्ष 2023 रही है आपकी, ये अभी तक
की अवधि में जिसका वैश्विक तापमान है वो सबसे अधिक रहा है, और ये पूर्व में जो भी औसत तापमान रहा है उससे इसका तापमान 1.3 डिग्री अधिक रहा है। इसका 1.3 डिग्री अधिक रहा है। राइट आंसर इसका 2023। इतना डिग्री सेल्सियस जो पिछली वर्ष है उनके औसत से इतना अधिक रहा है। ये बहुत ही चिंता की बात है साथियों। क्या होता है जब क्लाइमेट चेंज की वजह से तापमान बढ़ता है तो बहुत भीषण गर्मी पड़ती है, और जो आपका क्लाइमेट है वो उसका क्रम आगे पीछे हो जाता है। जो सेंसिटिव जीव जंतु हैं वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, कोरल रीफ वगैरह भी नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में लॉन्च की गई वैक्सीन मावेला, कौन सी वैक्सीन है आपकी? ये वैक्सीन है मावेला, किस रोग से संबंधित है? ये नई, तो इससे समझ में आ रहा है कि नई वैक्सीन बनाई गई है, और नई वैक्सीन बनाई गई है तो फिर किससे संबंधित है इस बारे में बात करनी है। विकल्प आपके सामने, ए खसरा, बी खसरा रूबेला, बी पोलियो, सी चिकनगुनिया एंड डी हेपेटाइटिस बी। आपको इसका राइट आंसर टिक करना है साथियों। खसरा रूबेला, पोलियो, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी, ये आपके विकल्प हैं। साथियों इसका राइट आंसर है खसरा और रूबेला। अब हम बात करते हैं खसरा रूबेला क्या है। तो वियतनाम के साथ जो मिलकर इस इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने इसका शोध किया है और वैक्सीन बनाई है, कौन सी? मावेला। और इस वैक्सीन के माध्यम से वैश्विक स्तर पर लगभग 10 लाख बच्चों की जान लेने वाले खसरा और रूबेला को नियंत्रित करने की आवश्यकता को संबोधित करने में मदद मिलेगी। इस रोग को रोकने में मदद मिलेगी। कितने बच्चे इससे? लगभग 10 लाख बच्चे जो है प्रतिवर्ष इस रोग से उनकी जान चली जाती है, खसरा और रूबेला से। तो इसके लिए इन्होंने मावेला नामक एक वैक्सीन बनाई है, जिससे कि इस व्यापक पैमाने पर होने वाली बच्चों की जनहानि को रोका जा सकता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? बैलिस्टिक मिसाइल की बात करनी है, फिर इसके बाद आपको याद रखना है कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल? सतह से सतह पर मार करने वाली और कम दूरी की। तीसरी चीज़ बैलिस्टिक मिसाइल दो प्रकार की होती हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, दूसरी होती है आपकी क्रूज मिसाइल। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का जवाब देना, सतह से सतह पर मार करने वाली, सरफेस टू सरफेस, कम दूरी की और बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो भारत में काफ़ी सारी मिसाइलें हैं, पृथ्वी, अग्नि, नाग, प्रलय, त्रिशूल, तमाम सारी मिसाइलें हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसी कौन सी मिसाइल है जिसका परीक्षण किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर पहले आप विकल्प आपके, ए त्रिशूल, बी अग्नि, सी नाग एंड डी प्रलय। साथियों इसका राइट आंसर आपका प्रलय। क्या है? प्रलय। प्रलय कैसी है? कम दूरी की मार करने वाली है, सरफेस टू सरफेस ये बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका परीक्षण उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप समूह से किया गया है, और ये पहली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की पड़ोसी सीमाओं से किसी भी पारंपरिक मिसाइल का जवाब देने में ये सक्षम है। इसको कहाँ से? इसको बॉर्डर पर तैनात कर दिया जाए तो ये चाहे अपने जो भी पड़ोसी आपके खिलाफ अगर नज़र उठा के देखने की कोशिश करेगा तो इसका सही से जवाब दे लेगी। और जो लंबी दूरी की मिसाइलें होती हैं वो देश के किसी भी कोने से फायर कर दो, लेकिन प्रलय मिसाइल को बॉर्डर पर तैनात करके इसका बहुत बढ़िया उपयोग किया जा सकता है। और ये मिसाइल उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदलने के लिए भी या पैंतरेबाजी करने के लिए भी जानी जाती है। इसका विकास किसने किया है? ये आपका DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किया है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व के प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? विकल्प आपके सामने, ए पेरिस, बी जकार्ता, सी आपका सियोल एंड डी लंदन।
आपको इसका राइट आंसर बताना है कि विश्व की प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। विकल्प आपके सामने मैंने बता दिया आपको, पेरिस, जकार्ता, सियोल और लंदन। तो साथ ही इसका राइट आंसर आपका लंदन में जो बकिंघम पैलेस है, बकिंघम पैलेस है ना, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। अब ये है क्या, क्यों आयोजन इसका किया गया, काय के लिए इतना बड़ा आयोजन किया गया। तो साथियों ये अभी एआई टेक्निक चल रही है, तो उसकी वजह से क्या करते हैं, आप किसी का भी फेक वीडियो वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए ना, जिससे कि किसी भी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग न किया जा सके। अब चूँकि टेक्नोलॉजी इंटरनेट का ज़माना, तो विश्व के किसी भी स्थान से बैठ के किसी भी व्यक्ति के या किसी भी देश के खिलाफ एआई का प्रयोग करके कुछ भी दुष्प्रचार वगैरह किया जा सकता है। तो उसी के रोकथाम के लिए ये विश्व स्तर पर ऐसा सम्मेलन बुलाया गया और कहा गया कि इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार करने चाहिए, जिससे इस टेक्नोलॉजी का सही उपयोग किया जाए, इसका दुरुपयोग न किया जा सके। तो ये पहला सम्मेलन हुआ है, कौन सा हुआ है, पहला, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कहाँ पर हुआ है, बकिंघम पैलेस में, इंग्लैंड में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। साथियों आपने महाजनपद और इसकी राजधानियाँ पढ़ी होंगी, उनके बारे में डिटेल पढ़ा होगा। आपने नहीं पढ़ा है तो मैं इसका लिंक मैंने इसके संबंधित एक क्लास लिया है, उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो आप उससे उस लिंक को देखकर उस क्लास को लेकर, ज़्यादा बड़ा नहीं, शॉर्ट वीडियो ये है, तो आप महाजनपद के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। प्रश्न है आपका, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी प्राचीन काल में। विकल्प आपके सामने, ए कौशल, बी सूरसेन, सी मगध, एंड डी मत्स्य। आंसर टिक करिए साथियों। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर है साथियों सूरसेन। और उस क्लास में जो मैंने क्लास लिया है इससे संबंधित, महाजनपद से संबंधित, उसमें डिटेल में सभी महाजनपदों के बारे में बताया भी गया है, तो आप उस क्लास को देखना ना भूलें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्राचीन काल की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम की रचना किसने की है। साथ ही प्राचीन काल जब आप पढ़ेंगे, आप प्रश्न उठाकर देखेंगे प्रश्न पत्र कोई भी, तो वहाँ पर प्राचीन काल से, या ये कहें आप पुस्तकों के नाम, कृतियों के नाम, तो चाहे वो प्राचीन भारत की बात करें, चाहे मध्यकालीन भारत की बात करें, चाहे आधुनिक भारत की बात करें, एक दो कृति का नाम अवश्य ही पूछा जाता है। तो आपको इसमें क्या बताना है कि मृच्छकटिकम जो कृति है इसकी रचना किसने की है। विकल्प आपके सामने, ए कल्लड़, बी भास, सी शूद्रक, एंड डी बागभट्ट। कल्लड़, भास, शूद्रक और बागभट्ट। तो साथियों इसका राइट आंसर है, इसमें समझाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं, कृति है, इसका आंसर, इसके राइटर का आपको नाम पता होना चाहिए। तो मृच्छकटिकम जो है ये रचना है आपकी शूद्रक, किसकी, शूद्रक की। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय गणितज्ञ ने पाई का मान स्थापित किया था। ये पाई क्या था साथियों, आप गणित पढ़े होंगे तो ये चिन्ह है इसका, ये पाई है, और ज्यामिति में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका मान किसने स्थापित किया था, और पाई बराबर इसका मान बताया था कि पाई का मान होता है क्या, आपका 3.1416, ये पाई का मान होता है। किसने बताया था, तो आपके सामने विकल्प हैं, ए बारहमेर, बी श्रीधराचार्य, सी आर्यभट्ट, एंड डी बोधायन। साथ ही प्राचीन काल में भी हमारे देश में ज्यामिति, ज्योतिषी, गणित का बहुत बड़े, भूगोल का भी बड़े स्तर पर शोध हुए थे, और बड़े बड़े हमारे गणितज्ञ महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इन विषयों पर अध्ययन किया है। लेकिन बाद में क्या है, अभी आगे क्या होता है, घास फलानी चीज़ किसने की है, तो किसी अंग्रेज व्यक्ति का नाम आ जाता है। लेकिन हमें अपना इतिहास भी देखना है, और हमें ये जानना है कि प्राचीन काल में गई, इनसे पहले, बहुत पहले ही शून्य की खोज भी, जो आपके नागार्जुन जी शून्यवाद को उन्होंने व्याख्यान कर दिया था बहुत पहले ही। दशमलव प्रणाली का भी भारत में ही हुआ है खोज इसकी। तो ऐसे ही, और जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, उसको बहुत पहले भारत में बता दिया गया था, बोधायन सूत्र था, वही उसको आज हम पाइथागोरस प्रमेय कहना शुरू कर दिए हैं।
तो त्रिकोणमिति के बारे में ऋषि ने सूर्य सिद्धांत वगैरह नामक जो ग्रंथ लिखे हैं उनमें बहुत विस्तार से बताया है। बीजगणित के बारे में भी आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य जी ने या श्रीधराचार्य जी ने बहुत विस्तार से बताया है। इन लोगों ने तो बहुत बाद में आगे जाना, हमारी पुस्तकें यहाँ से उठा ले गए और उन्हीं को अनुवाद करा के फिर अपने नाम से पेश कर दिया। तो हमें बताना है कि किस भारतीय गणितज्ञ ने पाई का मान स्थापित किया था। तो वो साथियों है हमारे आर्यभट्ट जी। कौन? आर्यभट्ट जी ने पाई का मान बहुत पहले ही बता दिया था कि पाई का मान होता है 3.1416। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर से एक रचना से संबंधित है। मिलिंद पाहनो की नामक जो कृति है उसकी रचना किसने की है? और विकल्प आपके सामने ए अमर सिंह, बी सोमदेव, सी आचार्य नागसेन और डी अशोक घोष। आपको बताना है कि मिलिंद पाहनो नामक कृति की रचना किसने की है? ए अमर सिंह, बी सोमदेव, सी आचार्य नागसेन और डी अशोक घोष। तो साथ ही इसका राइट आंसर है आपका आचार्य नागसेन। मिलिंद पाहनो की रचना किसने की? आचार्य नागसेन ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आ रहा आपके स्क्रीन पर। विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक कौन थे? देखिए हमारे जो मध्यकाल में भी या कहें तो अलग अलग सनातन धर्म के जो मत रहे उनको मानने वाले भी रहे। तो हमें इसके बारे में बताना है कि विशिष्टाद्वैत नामक जो संप्रदाय था उसकी प्रतिपादन किसने किया था। नाम सुना होगा आपने निम्बकाचार्य जी का, माधवाचार्य जी, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, इन सबका आपने नाम सुना होगा। ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रहे हैं। विकल्प आपके सामने ए शंकराचार्य, बी निम्बकाचार्य, सी माधवाचार्य एंड डी रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत से संबंधित है साथियों। राइट आंसर इसका आपका रामानुजाचार्य। शंकराचार्य जी किससे संबंधित थे? शंकराचार्य जी के बारे में बता दें। शंकराचार्य जी थे आपके अद्वैत के बारे में, अद्वैतवाद का इन्होंने समर्थन किया था या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निम्बकाचार्य जो आपके थे ये द्वैताद्वैत किससे संबंधित थे? द्वैताद्वैत से संबंधित थे। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके माधवाचार्य जी। तो माधवाचार्य जी थे ये शुद्ध द्वैतवाद के थे, द्वैतवाद के। ठीक है। और रामानुजाचार्य जी थे वहाँ पर विशिष्टाद्वैत के साथ ही। ये द्वैतवाद क्या है? द्वैतवाद का मतलब आप ये संत मानते थे जो माधवाचार्य जी थे कि जीव और परमात्मा दो अलग अलग हैं। अद्वैतवाद वाले शंकराचार्य जी कहते थे नहीं, दो नहीं है, एक ही है। और निम्बकाचार्य जी मानते थे द्वैताद्वैत मतलब दो भी हैं और एक भी है। और रामानुजाचार्य जी ने सिद्धांत प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा विशिष्ट अद्वैत है, विशिष्ट रूप से ऐसी हैं। और अद्वैतवाद भी विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया था। अब हम कुछ आते हैं भूगोल, कुछ रह गया तो भूगोल के बारे में बात करते हैं। दिफू दर्रा क्या है आपका? दिफू दर्रा ये किस राज्य में स्थित है? क्या दिफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? दिफू दर्रा है साथी आपको मैंने दर्रों के बारे में क्लास में पढ़ाया है। आप जितने भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं उस क्लास में मैंने पढ़ाया है और उसका लिंक भी मैं आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और दर्रों से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में देखने को अक्सर मिल ही जाता है। तो आप बहुत सरल चीज़ है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, आप उसको देख सकते हैं और आराम से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो दिफू दर्रा आपका है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलते हैं आज का अंतिम प्रश्न। शिप्रा किस नदी की सहायक नदी है? शिप्रा को कहेंगे भी क्षिप्रा भी कहा जाता है, क्षिप्रा भी इसी को कहा जाता है और शिप्रा भी इसी को कहा जाता है। शिप्रा के बारे में एक बात और बता दें, ये कहाँ से निकली है? उज्जैन से निकली है। और जो महाकालेश्वर की नगरी है क्या? उज्जैन। महाकालेश्वर की नगरी है उज्जैन। ठीक है। तो ये किस नदी किनारे स्थित है? इसी शिप्रा या क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और ये शिप्रा नदी किस नदी में आकर मिल जाती है? साथ ही इसका राइट आंसर आपका चंबल नदी। शिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है।
थैंक यू साथियों। मैं ऐसे ही परीक्षा उपयोगी प्रश्न लेकर आपकी परीक्षा की तैयारी में सहायक की भूमिका निभाता रहूँगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आपने जितने भी क्वेश्चन किए और जितने क्वेश्चन आपने मेरे आंसर देने से पहले सही टिक किए हैं, यदि आप अपना इवोल्यूशन मुझसे कराना चाहते हैं और आपकी तैयारी किसी स्तर की चल रही है, मुझसे कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आउट ऑफ 31 आप अपने कितने का आंसर राइट हैं वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, तो मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर GIG कोचिंग पॉइंट, जो हमारा यूट्यूब चैनल है। और रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को अप्लाई करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।